बरखा के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफिन अपनी बोतल को बैग में रखा, जरूरी पेपर टेबल पर से उठाए और अपने केबिन को बंद कर फटाफट घर के लिए रवाना हो गई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन तब तक बस रवाना हो गई। अब दूसरी बस न जाने कितनी देर में रवाना होगी। एक तो यह बस वाले भी ना, जब तक बस सवारी से पूरी तरह खचाखच भर नहीं जाती तब तक रवाना नहीं होते। पर अब वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वह लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी सामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। कमाऊ बीबी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वह सेवा करने वाली, आज्ञाकारी, आशीर्वादी भी होनी चाहिए। चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। जहाँ शादी से पहले फ़ख्र से सबको बताया जाता है कि हमारी बहू नौकरी करने वाली है, वहीं शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई बरखा को वह दिन याद हो आया जब वो विशाल से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई बरखा को देखने के लिए लालायित हो रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में या यूं कहें पूरी रिश्तेदारी में वह पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ शकुंतला देवी आगे बढ़कर उसकी बलैया ले रही थी और ननंद सुप्रिया, वह तो इतरा इतरा कर अपने सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितने फ़ख्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वह पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सास शकुंतला जी भी सभी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करे। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू को घर में बिठा कर रखे। अगर बच्ची ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए। भाई हमारे लिए तो बेटा बेटी बहू सब एक समान है। बरखा भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थी तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ दिन बाद ही निकल गए। जब बरखा ने शादी के लिए ली हुई अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की। बरखा को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वह घर आती तो हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता था। घर के काम का सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वह बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुंची तो देखा तीनों माँ बेटे बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे और सबके मुंह खुले हुए थे। उसे देखते ही शकुंतला जी ने कहा, बहू यह कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी। बरखा हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं बना? मतलब बहू के आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना भूल गए? सुप्रिया ने भी कहा, भाभी अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर बरखा ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रखकर हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी, इसलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। विशाल अभी भी गुस्से में ही था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही सुप्रिया ने कहा, ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए, कोई और सब्जी बना लेती साथ में, इससे तो मेरा पेट नहीं भरता। इससे तो अच्छा मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर सुप्रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगी। बरखा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी इसलिए दाल चावल बना लिए, और जब पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? यह तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन कोई सुख नहीं है। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है? यह दाल रोटी। ऊपर से अब मेरी बेटी का पिज्ज़ा भी लोगों को भारी पड़ रहा है। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगी? बरखा का इतना बोलना हुआ कि विशाल ने जोर से कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती
तो फिर ज़रूरत ही क्या थी तुम्हारी इस घर में? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। विशाल, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? बरखा ने भी थोड़ी तेज आवाज़ में कह दिया। बस फिर क्या था? विशाल ने सीधा एक थप्पड़ बरखा के गाल पर रसीद कर दिया। अचानक पड़े थप्पड़ से बरखा हक्की बक्की रह गई। विशाल तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से शकुंतला जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे ऐसी कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ी देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थी? अब ऐसी हरकत करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। खुद की गलती किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर देगी। वह भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और बरखा की ननंद कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में। पीछे रह गई आंसू बहाती हुई बरखा। एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए। फिर यह सोचकर रह गई कि पापा तो है नहीं, मम्मी तो खुद ही भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएंगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुनाएगी। आखिर आंसू बहाती हुई बरखा अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन बरखा ऑफिस के लिए रवाना नहीं हुई तो विशाल ने पूछा, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? तब बरखा ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभाल लूँ। कहीं बरखा सचमुच नौकरी ना छोड़ दे। इस डर से विशाल ने बरखा से अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली तो बरखा को भी लगा इस समय सब कुछ ठीक है और उसने विशाल को माफ़ कर दिया। पर अब तो यह अक्सर ही होने लगा था। विशाल अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और बरखा पर हाथ उठा देता था और बाद में उससे माफ़ी मांग लेता था। इधर बरखा भी हर बार बर्दाश्त कर रही थी। इसलिए सास और ननंद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि बरखा घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो अक्सर यही होता था कि सास और ननंद अपनी बात मनवाने के लिए भी विशाल का इस्तेमाल करने लगी थी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद बरखा अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से बरखा का मन घबरा रहा था। बरखा घर में घुसती है तो देखती है कि विशाल गुस्से में बैठा हुआ होता है, जबकि सास शकुंतला जी और ननंद सोफे पर बैठी हुई होती है। पर उसे सबसे ज़्यादा हैरानी यह देखकर होती है कि उसके भैया भाभी भी वहाँ बैठे होते हैं, जो बड़े गुस्से से बरखा की तरफ देख रहे होते हैं। बरखा को एहसास तो हो जाता है, ज़रूर इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को यहाँ बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं। पर अपनी मर्जी से दोनों कभी मिलने भी नहीं आए और आज अचानक। पर फिर भी बरखा खुद को संयत करके बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही हो ससुराल में। बरखा ने शांतिपूर्वक अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से भी बात कर सकते हैं। आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से मुझे सुना रही हैं? बरखा की बात सुनकर उसकी सास शकुंतला जी बीच में ही बोली, देखो कितना तिरिया चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। राम राम राम, पूछो इससे इतनी देर से कहाँ थी? भला ये ससुराल में रहने वाली बहू के लक्षण है? उनकी बात सुनकर बरखा का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वह सोचने लगी कि यह औरत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात ही नहीं है। पर फिर भी इतने में विशाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हैं। मुझसे जितना निभ सकता था मैंने निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो उसका रोज का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के कामकाज में लगी रहती है। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं विशाल जी, हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं अभी इसे। अगर नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे, पर आप थोड़ी शांति बनाए रखो, भाभी बीच में ही बोली। फिर बरखा के भैया से बोली, अरे बैठे बैठे देख क्या रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह देती हूँ, अगर इसका घर बिगड़ गया तो। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई, कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती तो। आखिर ननंद का घर बिगड़ जाता तो वह वापस मायके आकर बैठ जाती, बस इसी डर से चुप हो गई। आखिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, यह मैं क्या सुन रहा हूँ बरखा, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? अरे बेटियाँ तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है, और तुझे देखो। अच्छा, क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है भैया, बताएंगे मुझे? भाभी को देखकर तो कभी नहीं लगा
कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। उल्टा मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। मुझे यहाँ आकर समझाइश कैसे दे सकते हैं आप लोग। बरखा ने आंखों में आंसू भर कर कहा। लो, यही दिन देखना बाकी रह गए थे जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या सगी रही होगी। अब तो साबित हो गया ना, या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? शकुंतला जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा। अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कि कोई मुझे कुछ कह दे, भाभी ने कहा। तो बरखा ने जवाब दिया, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी। और कैसे रह रही हो आप माँ के साथ, यह सभी को अच्छे से पता है। आपके किस्से तो हमारे अड़ोस पड़ोस तक में मशहूर हैं, इसलिए आप ना ही बोलो तो अच्छा है। क्योंकि अगर आपके जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती है ना, तो इन लोगों को आटे दाल का भाव अच्छे से पता चल जाता। इतने में उसके भैया कुछ कहने को हुए तो बरखा ने हाथ जोड़ दिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाए वह मेरे लिए क्या बोलेंगे? भैया माफ़ करो, पर मैं अपना खुद देख लूँगी। वैसे भी आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करो। आखिर भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार बरखा के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। अब भाभी रुक कर वहाँ क्या करती, इसलिए वह भी पीछे पीछे पैर पटकते हुए रवाना हो गई। दोनों के जाने के बाद बरखा ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के खड़े थे। बरखा ने बड़ी ही शालीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? यह आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह मेरी माँ के संस्कार है कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभाना चाहती हूँ, पर इसमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। पर मुझे लग रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ मैं निभा रही हूँ। आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है, जब वह अपनी वाली पर आ जाएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना, तो मैं जवाब भी दूंगी। कहकर बरखा अंदर कमरे में जाने लगी तो विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल बरखा का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिसके कारण बरखा की चीख निकल गई। विशाल बरखा पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, हमें समझाइश दे रही है। हाथ पैर तोड़ दूंगा ना, तब समझ में आएगा तुझे। कहते हुए विशाल ने बरखा को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो बरखा का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि जमीन से भी सर टकरा गया, जिसके कारण बरखा दर्द से करहार उठी। उसे दर्द से करहारते हुए देखकर शकुंतला जी बोली, बेटा एक बार सबक सिखा ही दे इसे। अब तो तुझे समझ में आ ही गया है कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा। बहुत ज़्यादा ही जुबान चल रही थी इसकी अपने भैया भाभी के सामने। शकुंतला जी की बात सुनकर विशाल भी बरखा को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझती क्या है ये? यह नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कहता हुआ विशाल बरखा की तरफ बढ़ा और उसकी बाँह पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बरखा चीखती रही, चिल्लाती रही, विशाल प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख जाओ या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। विशाल भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी, कब तक यह तमाशा चलेगा? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा? सुप्रिया ने कहा तो शकुंतला जी विशाल की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, तो सुबह का खाना तो वह बना देगी। पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से खाना मंगवा दे तो कुछ खा करके आराम करें, बहुत थक गए हैं। शकुंतला जी ने कहा। विशाल ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर बरखा लगभग आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाती रही, यहाँ तक कि बरखा के सामने ही सुप्रिया ने बाहर जाकर खाने का ऑर्डर लिया, पर बरखा को घर में आने तक नहीं दिया। आज आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए, पर विशाल और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया। बरखा काफ़ी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब बरखा को समझ में आया कि यह लोग नहीं सुधरने वाले। बरखा अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या करे?
आस पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी। देखो, एक वह दिन था जब यह लोग बहू की बलैया ले रहे थे, और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को बहू से। अरे कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फ़ायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का? कितना ही कह लो दुनिया बराबरी की है, पर बहू के लिए सोच वही की वही है। सबकी बातें बरखा को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर बरखा उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ। तो फिर क्यों अपने ससुराल वालों की मोहताज हो रही हूँ? आखिर इन लोगों को सबक ना सिखा दूँ मैं? बरखा ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद में कुछ एनजीओ से लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वाले को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी बरखा को देखकर उन लोगों ने बरखा से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से घर वाले सब हैरान रह गए। आखिर हिम्मत करके विशाल ने दरवाज़ा खोला। देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों को देखते ही विशाल और उसके घर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बरखा इन लोगों को बुला लेगी। जब बरखा ने कंप्लेंट नहीं किया तो वह लोग उसके ससुराल वालों को समझाइश देकर वहां से रवाना हो गए, और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन विशाल और उसके परिवार वालों को बरखा को घर में लाना पड़ा। घर में आने के बाद सबसे पहले बरखा ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। बरखा अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो शकुंतला जी बोली, देखो कितनी बेशरम है, इतना कुछ तमाशा हो गया और यह यहाँ बैठकर इतने आराम से खाना खा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था। विशाल गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने आज हमारे घर का। सबसे बड़ी गलती की तूने जो उन लोगों को बुलाया। अब तुझे कौन बचाएगा? कहता हुआ विशाल बरखा की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बरखा की बाँह खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में बरखा ने जोरदार थप्पड़ विशाल के गाल पर खींचकर मारा। बरखा के इस तरह के कृत्य से सब हक्के बक्के रह गए। शकुंतला जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से बरखा की तरफ देख रही थी। वहीं सुप्रिया भी कभी अपने भाई तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। विशाल अपना गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? भूल गई तू, मैं पति हूँ तेरा। अच्छा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आई तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वह तो पता नहीं तुम्हें। अरे बेशरम, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती, शकुंतला जी ने कहा। तो बरखा मुस्कुराकर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं? जा तो मैं सकती थी पर गई नहीं, और यह थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वह मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की। और क्यों जाऊँ यहाँ से? माफ़ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक एक थप्पड़ की कीमत वसूल जरूर करूँगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊँगी, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूँगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप लोग मुझे परेशान करते हो। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर आप जाने और आपका काम। विशाल कुछ कहने को हुआ तो बरखा ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, बरखा ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से तो उठा दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है जो अब चुप नहीं होने वाली। वह दिन था और आज का दिन है। उसके ससुराल वालों ने उसे कभी परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।